बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग कि ह्यूमन बॉडी के अंदर सांस लेने का तरीक़ाकार किस तरह होता है, किस तरह सांस लिया जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और पढ़ते हैं मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग में यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रीथिंग को थोड़ा सा अगेन डिफ़ाइन करेंगे कि ये ब्रीथिंग क्या होता है। तो इससे पहले वीडियो लेक्चर जो थे उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि ये ब्रीथिंग क्या होता है। ये फिज़िकल प्रोसेस है, ये कोई केमिकल प्रोसेस नहीं है। और ब्रीथिंग में क्या कर दिया जाता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ईयर को इनटेक किया जाता है, लंग की तरफ ले जाया जाता है और फिर लंग से बाहर ईयर का निकाल देना। इस सिंपल प्रोसेस को हमने ब्रीथिंग का नाम दिया था। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक सिंपल सा डायग्राम बना दिया है। तो ब्रीथिंग किया था, यहाँ पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ईयर का अंदर की तरफ लेना, मतलब इनटेक ऑफ ईयर। तो यहाँ से ईयर पासेज वे के ज़रिए हवा चली जाएगी कहाँ पे, लंग की तरफ। तो ये चली गई लंग की तरफ और फिर अगेन इसी सेम रूट के थ्रू लंग से ईयर का बाहर चला जाना। इस सिंपल प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था, ब्रीथिंग का नाम दिया था। तो ये हो गया आप लोगों का ब्रीथिंग। ये ब्रीथिंग क्या होता है, ब्रीथिंग एक फिज़िकल प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, हवा को अंदर लेते हैं और फिर लंग से बाहर निकाल देते हैं। इस फिज़िकल प्रोसेस को हम ब्रीथिंग का नाम देते हैं। तो ब्रीथिंग जो है ये बेसिकली 2 फेजेस पे कंसिस्ट होता है, 2 फेजेस पर मुश्तमिल होता है। इसमें कौन कौन सी फेजेस होती हैं यहाँ पर हमने मेंशन किए हुए हैं। ब्रीथिंग 2 फेजेस पर मुश्तमिल होता है। फर्स्ट वन जो है वो है इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन किसे कहा जाता है, द टेकिंग इन ऑफ ईयर, हवा को अंदर लेना, टेकिंग इन, अंदर की तरफ, ऑफ ईयर, हवा का अंदर की तरफ लेना, इसको इंस्पायरेशन कहा जाता है। इसके लिए दूसरा नाम जो है वो इस्तेमाल होता है इनहेलेशन। इनहेलेशन भी इसे कहा जाता है, इनहेलेशन। तो इंस्पायरेशन या इनहेलेशन ये एक ही बात है। और दूसरा सेकंड वन फेज जो है वो है एक्सपायरेशन। और एक्सपायरेशन में क्या होता है, लेटिंग आउट ऑफ ईयर। इसमें क्या होता है, लेटिंग आउट ऑफ ईयर, हवा को बाहर निकाल देना बॉडी से, इसको एक्सपायरेशन कहा जाता है। और इसके लिए दूसरा नेम जो इस्तेमाल होता है वो होता है एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन। तो ये हो गया एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन। तो ब्रीथिंग का प्रोसेस इन 2 फेजेस पर मुश्तमिल होता है। ये 2 फेजेस जो है ये मुसलसल होते हैं एक दूसरे के बाद। मतलब फॉर एग्जांपल इंस्पायरेशन हो गया तो इसके बाद एक्सपायरेशन होता है। तो ये एक दूसरे के बाद कंटिन्यूसली परफॉर्म होते हैं। और इसके ज़रिए क्या होता है, ईयर एंटर भी होती है लंग की तरफ और लंग से बाहर भी चली जाती हैं। तो अब ये 2 फेजेस जो है इंस्पायरेशन, ये परफॉर्म होते वक्त बॉडी के अंदर कौन कौन सी चेंजेस होती हैं, तो इसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमने एक डायग्राम बना दिया है। ये डायग्राम किस चीज़ के लिए है, ये है इंस्पायरेशन के लिए। इंस्पायरेशन मतलब हवा को अंदर लेना, बॉडी के अंदर एंटर कर देना, इस प्रोसेस को इंस्पायरेशन कहा जाता है। तो इस दौरान कौन कौन सी चेंजेस होती हैं, तो इसको इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लंग के नीचे यहाँ पर एक स्केलेटल मसल का एक पर्दा मौजूद होता है और इस पर्दे का नाम होता है डायाफ्राम। इसको क्या कहा जाता है, डायाफ्राम कहा जाता है। तो ये तो हो गया एक स्केलेटल मसल से बना हुआ पर्दा जिसको डायाफ्राम कहा जाता है। तो जब हवा अंदर लिया जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ से हम क्या कर देते हैं, ईयर को एंटर करना चाहते हैं
تو اس دوران کیا ہوتا ہے، کون کون سی چینجز ہوتی ہے. تو فسٹ آف آل یہ ڈایافرام جو ہے یہ نیچے چلا جاتا ہے. جس وقت تک ہم نے ہوا نہیں لیا ہوتا اور ہم جب ہوا انٹر کر دیتے ہیں تو اس دوران ڈایافرام کی پوزیشن یہ ہوتی ہے، یہاں پر ڈایافرام پڑا ہوتا ہے. لیکن انٹیک اوپیئر کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ڈایافرام نیچے چلا جاتا ہے اور یہ ڈوم شیپ لائک سٹرکچر جو ہے، ایک گنبد کی طرح سٹرکچر جو ہے اس کا، یہ اس پوزیشن سے جا کر کس طرح بن جاتا ہے، فلیٹ. یہ فلیٹ ہو جاتی ہے، ہموار ہو جاتی ہے. تو ایک چینج تو یہ ہوتا ہے. اس کے بعد یہاں پر لنگ کے اوپر کیا موجود ہوتے ہیں، ریبز موجود ہوتے ہیں جنہوں نے ایک پنجرا بنایا ہوتا ہے جس کو ریب کیج کہا جاتا ہے. لیکن اس کی یہاں پر اس ڈائیگرام کے اندر ہم نے کیا کر دیا ہے، یہاں پہ سائڈ پہ 2 ریبز بنا دیے ہیں تاکہ صرف آپ لوگوں کو سمجھایا جا سکے اس کے ذریعے. اور اگر ریبز کو ہم اس کے اوپر بنائیں گے تو پھر یہ ڈائیگرام تھوڑا سا بدصورت ہو جائے گا، اگلی ہو جائے گا. تو اس لیے ہم نے یہاں پہ سائڈ پہ 2 ریبز بنا دیے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو یہاں پہ صرف سمجھایا جا سکے. تو یہاں سے بھی ریبز اور یہاں سے بھی ریبز، ان ریب نے یہاں پہ ایک پنجرا بنایا ہوتا ہے. اب یہ ریبز جو ہوتے ہیں پسلیاں، ان کے بیچ میں مسل موجود ہوتے ہیں، یہاں پر مسل موجود ہوتے ہیں ان ریبز کے اندر. یہ 2 کیا ہیں، یہ ہے ریبز اور ان کے بیچ میں یہاں پر مسل موجود ہوتے ہیں. یہ بلو کلر کے میں نے کیا بنا دیے ہیں، مسل. اور دیز ون از کالڈ ریبز، یہ بھی ریبز ہو گیا ریب، اور اس کے علاوہ یہ بھی ایک ریب ہو گیا. اور ان کے بیچ میں یہ مسل جو ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے انٹرکوسٹل مسل. انٹرکوسٹل مسل. تو سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے، ڈایافرام کے فلیٹ ہونے کے بعد انٹرکوسٹل مسل جو کہ ریب کے بیچ میں درمیان میں موجود ہے، یہ کانٹریکٹ ہو جاتی ہے. یہ کیا ہو جاتی ہے، کانٹریکٹ، یہ سکڑ جاتی ہے. تو جب یہ سکڑ جاتی ہیں، یہ آپس میں جب سکڑ ہو جائے گی تو اس کی وجہ سے یہ ریب کیج جو ہے یہ اوپر کی طرف موومنٹ سٹارٹ کر دیتا ہے. یہ تھوڑا سا اوپر چلا جاتا ہے اپ. یہ ریب کیج جو ہے لنگ سے تھوڑا سا اوپر چلا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو سٹرنم والا بون موجود ہوتا ہے یا چیسٹ بون جس کو کہا جاتا ہے سینے کی ہڈی، وہ بھی تھوڑا سا اوپر کی طرف موومنٹ سٹارٹ کر دیتا ہے. تو ایک تو یہاں پہ سپیس خالی ہو گیا. اس کے علاوہ ریب کیج جو ہے اور چیسٹ بون یا سٹرنم جو ہے یہ بھی تھوڑا سا اوپر چلا گیا. تو ریب کیج اور سٹرنم کے اس موومنٹ کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ والیوم آف دی چیسٹ کیویٹی جو ہے، اس چیسٹ کیویٹی کا جو والیوم ہے، جو جگہ ہے، یہ کیا ہو جاتا ہے، انکریز ہو جاتا ہے. اور جب یہاں پہ والیوم انکریز ہو جاتا ہے تو لنگ کے اوپر باہر سے پریشر کم ہو جائے گا. اسی طرح لنگ کے اندر جو پریشر ہیں یہ کیا ہو جائے گا، یہ ڈیکریز ہو جائے گا. پریشر کو میں نے پی سے ریپریزنٹ کر دیا اور یہ سائن کس چیز کے لیے، ڈیکریز کے لیے ہے. تو یہاں پہ لنگ میں ایئر کا پریشر کیا ہو جائے گا، ڈیکریز ہو جائے گا، کیونکہ جگہ خالی ہو گئی تو لنگ کو اب ایکسٹینڈ ہونا، پھیل جانا یہ آسان ہو جائے گا. اور باہر ایٹماسفیرک پریشر جو ہے، باہر ایٹماسفیئر میں جو پریشر ہے وہ کیا ہو جائے گا، وہ انکریز ہو جائے گا. تو انکریز ایریا سے یہاں پہ ایٹماسفیرک پریشر زیادہ ہے تو اس ایٹماسفیرک ایئر یہاں سے کیا کرے گا، یہاں سے موومنٹ سٹارٹ کر دے گا اور لو پریشر ایریا کی طرف چلا جائے گا. اور اسی طرح یہ لنگ کیا ہو جائیں گے، یہ ایکسپینڈ ہو جائیں گے. تو انسپائریشن کے دوران کیا ہوتا ہے، چیسٹ کیویٹی کا والیوم انکریز ہو جاتا ہے اور لنگ کے اندر پریشر ڈیکریز ہو جاتا ہے. جب چیسٹ کیویٹی کا والیوم انکریز ہو جائے گا تو لنگ کے اندر آلریڈی پریشر کم ہو جائے گا. تو باہر سے ایٹماسفیرک ایئر جو ہے وہ رش کر جائے گا، حملہ کرے گا کس چیز کے اوپر، اس لو پریشر ایریا کے اوپر، اور اس طرح یہ آ جائے گا اندر کی طرف. تو انسپائریشن میں کچھ یہ چینجز ہوتی ہیں. ڈایافرام نیچے چلا جاتا ہے،
डायफ्राम का मेन फंक्शन क्या होता है, इसने चेस्ट कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को एक दूसरे से सेपरेट कर दिया है। नीचे एब्डोमिनल कैविटी मौजूद है और यहाँ पे चेस्ट कैविटी है। तो ये नीचे चला जाएगा, इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और इसी तरह जब इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो रिब केज, स्टर्नम ये ऊपर चला जाएगा और डायफ्राम नीचे चला जाएगा, तो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो इसके ज़रिए ये फेनोमेना जो परफॉर्म होता है इसको हम इंस्पायरेशन का नाम देते हैं। तो ये तो हो गया इंस्पायरेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट वन जो प्रोसेस है या फेज़ है वो है एक्सपायरेशन। तो चलिए अब एक्सपायरेशन को डिस्कस करते हैं कि एक्सपायरेशन के दौरान कौन कौन सी चेंजेस होती हैं। तो एक्सपायरेशन के लिए यहाँ पर हमने अगेन एक अनदर डायग्राम बना दिया है। ये हो जाएगा एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन भी इसको कहा जाता है। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, इस प्रोसेस में हवा लंग से बाहर की तरफ चली जाएगी, एयर बाहर चला जाएगा। कहाँ से? लंग से। तो लंग से एयर का बाहर चला जाना, इस दौरान कौन कौन सी चेंजेस होती हैं तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि डायाफ्राम जो है या नीचे पर्दा जो है स्केलेटल मसल का, ये अगेन डूम शेप इख्तियार कर लेती हैं और रिलैक्स हो जाती हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। रिलैक्स होने के बाद क्या होगा, ये अगेन डूम शेप इख्तियार करेगा। इंस्पायरेशन कंप्लीट होने तक ये डायाफ्राम इस पोजीशन में होगा। तो इंस्पायरेशन के ख़त्म होने के बाद एक्सपायरेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो एक्सपायरेशन में ये अगेन डूम शेप इख्तियार कर लेगा। इसके अलावा यहाँ पे रिब्स के अंदर जो इंटरकोस्टल मसल थे ये क्या हो जाएंगे, ये कंट्रैक्ट की बजाय रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये हो गए इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स। जब रिलैक्स हो जाएंगी तो ये रिब्स जो है वापस क्या करेंगे, लंग के ऊपर आ जाएंगे, लंग की तरफ इसकी मूवमेंट होगी, वापस अपनी पोजीशन में चले जाएंगे जिस पोजीशन से ये उठ चुके थे, वापस ओरिजिनल पोजीशन पे ये चले जाएंगे। और इसी तरह यहाँ पे स्टर्नम बोन जो था वो भी वापस पोजीशन में नीचे की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लंग के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और बाहर इस लंग के प्रेशर के मुकाबले में बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। इस मूवमेंट की वजह से यहाँ पे ये डिक्रीज हो जाएगा। तो ये रिब्स स्टर्नम जब वापस अपनी पोजीशन में आएंगे और इसी तरह ये डायाफ्राम भी ऊपर की तरफ डूम शेप इख्तियार करेगा, तो लंग के ऊपर प्रेशर पड़ जाएगा, और प्रेशर की वजह से यहाँ पे जो ईयर मौजूद है वो क्या करेगा, बाहर की तरफ एक्सहेल हो जाएगा या एक्सपायर हो जाएगा। तो ये होता है ब्रीथिंग का पूरा मैकेनिज़्म कि ब्रीथिंग किस तरह होता है। उम्मीद है आप लोगों को इस डायग्राम के थ्रू समझ आ चुका होगा कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कैसे परफॉर्म होते हैं। लास्ट में उन्होंने फॉर योर इन्फॉर्मेशन में कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन में वो कहते हैं कि ये लंग्स जो हैं, लंग्स फॉर एग्ज़ाम्पल ये दो क्या हैं, ये लंग्स हैं। यहाँ पर हमें रफ सा डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। ये हो गए दो लंग्स। तो इसके बैक साइड पर क्या होता है, यहाँ बैक साइड में डोर्सल साइड में इसका बैक बोन होता है, बैक बोन पीछे साइड पे इसका बैक बोन होता है। और फ्रंट में इसका क्या होता है, यहाँ पे फ्रंट में यहाँ पे होता है स्टर्नम। यहाँ पे क्या होता है, स्टर्नम या चेस्ट बोन होता है वेंट्रल साइड पे। ये डोर्सल साइड पे हो जाएगा बैक साइड पे बैक बोन, और वेंट्रल साइड पे अगले साइड में क्या हो जाएगा, फ्रंट में चेस्ट बोन होगा। और इसी तरह साइड से क्या होंगे, साइड से इसी तरह रिब्स होंगे, साइड से रिब्स होंगे, रिब्स। और इस रिब्स में क्या मौजूद है, मसल भी मौजूद है, तो मसल भी होंगे। और साथ में इसके अलावा रिब्स के ऊपर भी
مختلف قسم کے اسکیلیٹل مسل موجود ہوتے ہیں. تو لیٹرل سائڈز وغیرہ جو ہیں یہاں سے ریبس اور مسل ہو جائیں گے. ڈورسل مطلب بیک سائڈ سے بیک بون ہوگا، اور وینٹرل مطلب فرنٹ سائڈ سے چیسٹ بون ہوگا. اور پوسٹیریئرلی یہاں پہ ایک میمبرین پڑا ہوتا ہے. اس میمبرین کو ہم نے کیا نام دیا؟ ڈایافرام. تو پوسٹیریئر اینڈ پہ یہاں پہ ڈایافرام موجود ہوتا ہے. ڈایافرام. تو یہ دیا ہوا ہے انہوں نے کس چیز میں؟ فار یور انفارمیشن میں. امید ہے سمجھ میں آ چکا ہوگا. اگر پھر بھی کوئی کویسچن وغیرہ ہو تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں.